हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो वापस से हम मिल गए हैं आपका नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स के डिस्कशन में। तो आज हम लोग 8 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। तो ये एक इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है ताकि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने स्टेट्स के साथ साथ अपने नॉर्थ ईस्ट के अदर स्टेट्स के भी अगर वो करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आपका कोई भी स्टेट हो तो उसके एग्जाम में अपने जो अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसके क्वेश्चंस का भी रेलिवेंस रहता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव जगह पर हमने इसको क्लब कर दिया है कि सारे स्टेट्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स हो या मेंस बेस्ड एग्जाम हो, तो उन सारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली पूरा हमने एक क्लब करके डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स एनालिसिस स्टार्ट किया है। तो अगर ये इनिशिएटिव आपके लिए फायदेमंद है और आपको लगता है इससे आप फायदा उठा सकते हैं तो डेफिनेटली उठाइए, बट साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो इसी के साथ हम फिर आपका आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा देखिए टेलीग्राम चैनल का कोड है, ये व्हाट्सएप का है। तो ये आप ग्रुप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं और एडीआरई अड्डा फैमिली के मेंबर बन सकते हैं इसी तरह के फ्री स्टडी मटेरियल के लिए, इसी तरह की फ्री वीडियो गाइडेंस के लिए, जहां पर हमारा जितना भी मटेरियल है, जितनी भी गाइडेंस है, उसकी अपडेट्स आपको रेगुलर यहां पर मिलती रहेगी। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज। पहली न्यूज है आपका जो आसाम के एक्ट्रेस हैं मधुरिमा चौधरी जी, उनको फेलिसिटेट किया गया है। कहां पर किया गया है? बोकाखत में फेलिसिटेट किया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं सर। शी इज आसामीज एक्ट्रेस, कल्चरल फिगर एंड ट्रेडिशनल बिहू डांसर, फेलिसिटेटेड इन बोलाखत आसाम। अब उन्हें क्यों फेलिसिटेट किया गया है? फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आसामीज सिनेमा कल्चर एंड बिहू डांस इन बोकाखत। ठीक है, कहां पर किया गया है? बोकाखत में। देखिए बोकाखत एक बहुत ही प्यारी और इंपॉर्टेंट लोकेशन है आसाम की, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले मधुरिमा जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए उनको बिहू गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बिहू गुरु भी कहा जाता है फॉर प्रोमोटिंग ट्रेडिशनल बिहू डांस। ठीक है, कल्चरल प्रमोशंस में भी वो बहुत ज्यादा आपको अवेलेबल दिखेंगे, सोशल वर्क में भी वो बहुत ज्यादा आपका अवेलेबल रहते हैं। तो अब उनको जो ये अवार्ड दिया है बोकाखत में दिया गया है। तो बोकाखत आपका कहाँ है? इट इज अ टाउन इन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन इसलिए भी है बिकॉज इट एक्ट्स एज अ गेटवे टू द काजीरंगा नेशनल पार्क, और यहीं पर आपको एक द्योपहर आर्कियोलॉजिकल साइट भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछ लेता है कि द्योपहर आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ है? तो बोकाखत। ठीक है, तो ये आपका द्योपहर आर्कियोलॉजिकल साइट है। इट कंटेन्स रेमिनेंट्स ऑफ एंशिएंट टेम्पल्स एंड अ वैरायटी ऑफ आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, तो आसाम विजिट करें तो इस लोकेशन पे जरूर विजिट करें, काफी एक प्यारी खूबसूरत जगह ये आपको देखने को मिलेगी। और इस साइट की प्रोटेक्शन कौन करता है सर? आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, इसी बात पे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिएगा कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो कौन से एक्ट से बना है। शॉर्ट में अमासर एक्ट कहते हैं, बट उसका फुल फॉर्म क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, क्योंकि इसी तरह से आपके फैक्ट्स रिलेट होते हैं। करंट अफेयर्स मेरा कराने का मेन पर्पस यही होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स में कोई भी अगर पॉइंट आता है तो उसको आप स्टैटिक से रिलेट करके इनडायरेक्टली अपना स्टैटिक पोर्शन भी मजबूत कर रहे होते हैं। और आज के टाइम में आप कोई भी अगर एग्जाम दे लें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो करंट अफेयर्स का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको लगभग हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये आपका सीरीज आपको हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, आगे बात करें एमसीक्यू पॉइंट्स, इसमें से अगर हम बात करें कि किस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो सबसे पहला याद रखिएगा बिहू गुरु किसे कहते हैं? मधुरिमा चौधरी जी को कहते हैं। अवार्ड कहां मिला? बोकाखत में, दैट इज क्लोज टू द द्योपहर हेरिटेज साइट। ठीक है, और ये किसके अंडर आता है? अंडर प्रोटेक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड इट लाइज नियर काजीरंगा नेशनल पार्क। और बिहू इज एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चरल कैलेंडर एंड सीजनल चेंजेस इन आसाम। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यू पॉइंट्स हैं जो इस न्यूज से आपका बन सकते हैं, तो उसको मैंने यहां पर क्लब करके एक जगह लिख दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, अगली न्यूज मिजोरम की है। मिजोरम के सीएम जो हैं प्रपोजेस द प्लान टू ट्रांसफॉर्म थेंजोल इनटू पीस सिटी।
ठीक है, फॉर 10 लाख रेजिडेंट्स, मतलब थेंजोल एक शहर है आपका, उसको और ज्यादा अर्बनाइज करेंगे, डेवलप करेंगे। इट इज नियर बाई टू द कैपिटल आइजॉल, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इस तरह के प्रोजेक्ट सभी आते हैं जब आपका कैपिटल से थोड़ा सा दूर हमें चीजों को अर्बनाइज करना होता है, ताकि कैपिटल पे जो बर्डन है उसको कम किया जा सके। तो वो जो सिटी है उसको वो क्या नाम दे रहे हैं, पीस सिटी के तौर पे उसको आपका स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। तो मिजोरम के सीएम साहब जो हैं लालदू होमा जी अनवील्ड एन एम्बिशियस प्लान टू ट्रांसफॉर्म थेंजोल अ सेंसस टाउन इन सरशिप डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये कहां पर है आपका, एक टाउन है सरशिप डिस्ट्रिक्ट इनटू अ पीस सिटी, ठीक है। पीस सिटी को क्या कह रहे हैं आपका, मुअन्ना हॉकुई। चलिए, तो यहां पर आपका 10 लाख रेजिडेंट्स रह पाए इस कैपेसिटी का बनाएंगे। अब सिटी तो अर्बनाइज करनी है, साथ ही साथ एरिया का जो ट्रैंक्विल एनवायरनमेंट है उसको भी प्रिजर्व करना है, ठीक है। इसी को हम कहेंगे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये लोकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सर ये लोकेशन जस्ट 90 किलोमीटर है आइजॉल, ठीक है। और यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल मीजो हैंडलूम इंडस्ट्री भी देखने को मिलती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको वनतोंग फॉल्स, जो हाईएस्ट वाटरफॉल है आपका मिजोरम का, डियर पार्क और मिजोरम ओनली गोल्फ कोर्स, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड जस्ट आपका 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसका आइजॉल से, ठीक है। गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, तो गवर्नमेंट की देखिए एक स्कीम है अर्बनाइजेशन के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सॉरी ये मिनिस्ट्री है जिसका काम क्या है, देश भर में अर्बनाइजेशन प्रोमोट करना, ठीक है। उन्होंने 10 करोड़ सैंक्शन कर दिए हैं, साथ ही साथ मोदी जी के साथ भी बात चल रही है इसके डेवलपमेंट के लिए, और आशा है जो 16 फाइनेंस कमीशन आएगा उसमें भी इसके लिए फंड सैंक्शन कर देगी केंद्र सरकार, ठीक है। अब यहां से आप मेन पॉइंट्स क्या पकड़ सकते हैं कि थेंजोल इज सेड टू बी पीस सिटी, ठीक है। मीजो में क्या कहेंगे, मुअन्ना हॉकुई, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो वनतोंग फॉल्स का नाम ध्यान रखिएगा, जो मिजोरम के हाईएस्ट वाटरफॉल है। उसके अलावा थेंजोल इज अप्रोक्सीमेटली 90 किलोमीटर फ्रॉम आइजॉल एंड इज नोन फॉर इट्स हैंडलूम इंडस्ट्री, ठीक है। तो कौन सी इंडस्ट्री के लिए ये जाना जाता है, हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग आपका थेंजोल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, तो त्रिपुरा सीएम कह रहे हैं चाइल्ड मैरिज अफेक्टिंग ऑल कम्युनिटीज। तो चाइल्ड मैरिज एक सोशल इशू है त्रिपुरा का, तो इस पे भी आपसे कभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें चाइल्ड मैरिज का क्या स्टेटस है त्रिपुरा में, तो सबसे पहले देखिए सर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से, देखिए हमारे देश में सबसे बड़ा जो सर्वे होता है वो सेंसस होता है। सेंसस के बाद जो सेकंड सबसे बड़ा सर्वे होता है वो होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। तो 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 40.1% of women in Tripura were married before the age of 18, indicating a high incidence of child marriage in the state, ठीक है। तो ये चाइल्ड मैरिज का स्टेटस है त्रिपुरा में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए एक फैक्टर तो होता है गरीबी, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है लड़की ज्यादा बड़ी होगी, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, खर्चा होगा, तो कम उम्र में ही उसकी शादी कर दो। तो एक तो पॉवर्टी एक रीजन हो जाता है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स लेड टू द फैमिलीज। दूसरा एक कल्चरल नॉर्म्स बनते आ गए हैं जो डीप रूटेड ट्रेडिशंस है, जैसे राजस्थान में भी ये देखने को मिलता है, कई लोग इसको कल्चर का हिस्सा मानते हैं कि कम उम्र में ही शादी हो जानी चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट इसके लिए काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती है, बहुत सारे कानून हैं, जिसमें से मेजर अगर आपका कानून की हम बात करें दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ठीक है। इसके हिसाब से फीमेल्स के लिए मैरिजेबल एज है 18 और मेल्स के लिए कितनी है 21, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस यही है कि देश भर से चाइल्ड मैरिजेस को खत्म किया जाए। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो देखो गवर्नमेंट की बात करें तो त्रिपुरा गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस, क्योंकि देखिए इस तरह के जो सोशल इश्यूज होते हैं सिर्फ स्ट्रिक्ट लॉ बना के आप कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि लॉ जब तक फॉलो करने की विल नहीं होगी तो लॉ कभी भी 100% एफिशिएंट काम नहीं करेगा। तो लॉ के साथ साथ एक सोशल अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि चाइल्ड मैरिज ठीक नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस भी सरकार चला रही है। अब एक त्रिपुरा का एक नोटेबल केस भी है ज्योत्सना अख्तर का। ज्योत्सना अख्तर जो साउथ त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपनी खुद की चाइल्ड मैरिज को रेजिस्ट किया, जिसपे उनकी काफी तारीफ भी हुई और उन्होंने एडवोकेसी भी की अगेंस्ट द प्रैक्टिस, जिसकी बदौलत उन्हें क्या भी मिला, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिला फॉर हर एफर्ट्स, ठीक है। तो ज्योत्सना अख्तर का नाम याद रखिएगा, जो एक अगर कभी मेंस आंसर राइटिंग में क्वेश्चन आता है तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो सर, अगर हम बात करें तो इसका पर्पस क्या है, ठीक है। इसका पर्पस तो सर देखो सीधा यही है, टू प्रोहिबिट द सोलेमनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस इन्वॉल्व्ड, ठीक है। की प्रोविजंस की बात करें तो विमेन का लीगल एज ऑफ मैरिज क्या है, 18 इयर्स ऑफ फीमेल एंड 21 इयर्स फॉर मेल्स। अब ये बड़ा सर एक ये भी एक कंसर्न रहता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, फीमेल की एज कम मेल्स की ज्यादा। इसके लिए सरकार एक बार बिल भी लाई थी इसमें अमेंडमेंट करने के लिए, जिसके बाद दोनों की जो मिनिमम एज है उनको 21 करना था, बट वो बिल पास नहीं हो पाया, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल यही आपका लीगल एज है मैरिज की एज पर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। अब इस कानून के हिसाब से चाइल्ड मैरिज इज वॉइडेबल, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार शादी हो गई तो वो मान्य है, उसको अमान्य कर दिया जाएगा। वॉइडेबल भी करी जा सकती है, एनल करी जा सकती है, मतलब खत्म करी जा सकती है, कोर्ट जाके शादी खत्म हो सकती है। और इसको इतना स्ट्रिक्ट बनाया गया है कि ये जो ऑफेंस है इसको कॉग्निजेबल बनाया गया है एंड नॉन बेलेबल बनाया गया है। देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें आप डायरेक्ट कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं पहले, ताकि आपको अरेस्ट ना किया जाए। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होगा, ये सब काम नहीं करेगा। दूसरा, इसमें पुलिस आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। तो दीज आर योर कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड दे आर नॉन बेलेबल, ठीक है। तो कोई भी पर्सन, पेरेंट्स, गार्जियन या कोई भी पर्सन जो चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करेगा कैन बी इम्प्रिजन फॉर अप टू 2 years एंड फाइन ऑफ 1 लाख रुपी। उसके अलावा इसको रोकने के लिए चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स भी बनाए गए हैं, जिनका काम यह है चाइल्ड मैरिजेस को प्रोहिबिट करना और अवेयरनेस को स्प्रेड करना, ठीक है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस लॉ। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम मणिपुर। देखिए मणिपुर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, एक डिमांड सप्लाई का गैप आ गया है कि जितना वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं और जितना वो कंज्यूम कर रहे हैं उसके बीच एक गैप आ गया है। तो मणिपुर को क्या चाहिए, मणिपुर डेयरी सेक्टर इज करेंटली फेसिंग अ सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन कंजम्पशन गैप, मतलब कंजम्पशन उनका ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। तो उन्होंने आइडिया लगाया है कि भाई स्टेट एनुअली 82,000 टन ऑफ मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है एनुअली, जो कि इनसफिशिएंट है। तो 82,000 तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ 200,000, ठीक है, टू ब्रिज दिस गैप एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन एक्सीडिंग 200,000 टन्स पर ईयर इज नेसेसरी। यानी 82,000 से बढ़ाकर हमें प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा, 200,000, यानी 2 लाख टन प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तब जाके जो आपका डिमांड है आपका मणिपुर में डेयरी की, उसको हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसमें जो प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है, अच्छी बात है, बढ़ा देना चाहिए, लेकिन इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस की बात करें तो देखिए क्वालिटी फॉडर जो होता है उसकी कमी है। फूड फॉडर सप्लाई, जो चारा होता है आपका जानवर के लिए, उसकी कमी देखने को मिलती है यहाँ पर। दूसरा, मार्केट एक्सेस की कमी है। जो डेयरी फार्मर्स हैं वो मार्केट को एक्सेस करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं, मतलब वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्केट में उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका वो डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है। दूसरा, जो ब्रीड्स हैं वो लो प्रोडक्टिविटी की ब्रीड्स हैं।
ऑलरेडी जो इंडिजीनियस कैटल्स यूज करते हैं जिनकी मिल्क यील्ड कैसी है, कम है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स जैसे स्टोरेज की कैपेसिटी कम है और प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज कम है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं जो रिजॉल्व करने पड़ेंगे आपका वहां पर डेयरी सेक्टर को कंजम्पशन, आपका जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने में। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो एक तो एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो मणिपुर की जो वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है अलोंग विद द मणिपुर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, मणिपुर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड यूनियन लिमिटेड, ठीक है, साइंड एमओयू विद द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड टू इनहेंस मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा, जो व्हाइट रेवोल्यूशन एक बार देश में हुआ था कि जब देश भर में ये प्रॉब्लम आई थी तो एक व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था, लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन। तो वो जो एफर्ट्स उस टाइम किए गए थे उसी तरह के एफर्ट्स को दोबारा करने की जरूरत है। द स्टेट इज प्रमोटिंग इनिशिएटिव रिलेटेड अकिन मतलब सिमिलर टू द व्हाइट रेवोल्यूशन टू बूस्ट डेयरी प्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें सर अगर हम डेयरी सेक्टर की बात करें तो जो व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, देखिए व्हाइट रेवोल्यूशन वाज लॉन्च्ड इन 1970 बाय डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। तो उनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ही कॉमन सवाल है कि फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है। तो उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया था, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड अगर आप कहीं सुने तो वो किससे रिलेटेड है, व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड। किसने चलाया था, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसके चेयरमैन थे आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी, ठीक है। पर्पस वही था इंडिया को मिल्क प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनाना। अब ये इसी जो टर्म्स है इनको ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड, डॉक्टर कुरियन, व्हाइट फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। अमूल का बहुत बड़ा रोल था मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने में। अमूल एक कोऑपरेटिव है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपसे फैक्चुअल एग्जाम में पूछता रहता है। नेक्स्ट अगर हम कुछ बात करें तो देखिए इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। दुनिया भर में जितना भी ग्लोबल प्रोडक्शन है अप्रोक्सीमेटली 24-25% हम ही देते हैं। मेजर स्टेट्स कौन से हैं मिल्क प्रोडक्शन में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड योर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर्स फॉर द मिल्क इन इंडिया। चलिए, ये कुछ की प्रोग्राम्स हैं जो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंडिया में चलते हैं, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, नेशनल डेयरी प्लान है, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है। तो इनके बारे में एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर इनमें से किसी भी चीज पे आप बोलेंगे अलग से सेपरेट आपको वीडियो चाहिए तो वो भी हम इस पे आपको बना के दे देंगे, ठीक है। तो दीज आर सम इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू द डेयरी प्रोडक्शन। चलिए, अब इसके बाद अगर आपको ये लेक्चर अगर यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो डेफिनेटली आप सिंसियर है ना, आप मतलब एग्जाम को सिंसियरली टारगेट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो एडीआरई अड्डा फैमिली के साथ जरूर जुड़े। हमारे टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप के क्यूआर कोड्स हैं यहाँ पर आप मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ आप एडीआरई अड्डा फैमिली के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम आपसे बात करें लाइक प्रमोशन की कि आप किस तरह से अपनी स्टडीज को और प्रमोट कर सकते हैं अच्छे लेवल पे, तो उसमें आपका ये जो करंट अफेयर्स है आई होप काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर्स आज के टाइम में एक बड़ा ही डिमांडिंग फैक्टर है, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो उसमें। तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसी तरह का कंटेंट हम आपके लिए रेगुलर देते आए। तो ये आपकी तरफ से जब सपोर्ट मिलता है तो वो हमारी टीम को भी मोटिवेट करता है कि इस पे हम कंटिन्यूस वर्क करते रहें। तो चलिए, आज का जो एनालिसिस है उसमें इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ हमारा टेलीग्राम पे अपलोड हो जाता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज दूंगा। मिलते हैं सर अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।